Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hamad Javed from MBBS first year Sargodha Medical College, and my topic is basic concepts MDCAT related numericals, which is chemistry part 1 chapter 1. तो मैं इस चैप्टर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा और साथ उसको समझाने से पहले, न्यूमेरिकल्स करने से पहले उसके साथ थोड़ी सी शॉर्ट थ्योरी है जिसको समझे बगैर हम न्यूमेरिकल्स को नहीं हल कर सकेंगे। तो साथ साथ थोड़ी शॉर्ट थ्योरी भी है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है इसके चैप्टर में से जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कंसेप्ट ऑफ मोल। कंसेप्ट ऑफ मोल जब तक हमें आ जाएगा तो हमारा आधे से ज़्यादा चैप्टर, या मैं कहूँगा कि सारा चैप्टर इसी कंसेप्ट के ऊपर इसके न्यूमेरिकल्स हैं सारे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अगर अब इसको समझेंगे तो हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में मुश्किलात नहीं आएंगी। तो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मोल क्या है, थोड़ा सा इसको ब्रीफली ज़रा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हम मोल को डिफ़ाइन कर सकते हैं 3 बेसिस पर: ऑन द बेसिस ऑफ मास, on the basis of volume and on the basis of particles। ठीक है, हम मास की बेसिस पर किसी भी चीज़, किसी भी एलिमेंट होगा या कंपाउंड, फार्मूला कंपाउंड हो सकता है, वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है, या वो आयनिक स्पीशीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब इनके अगर हम मोल की डिफ़ाइन करें, वो ऑन द बेसिस ऑफ मास कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। अगर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम हम सिर्फ गैसेस में कर सकेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं कि हम इन 3 बेसिस की बिना पर हम मोल को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो अगर हम बात करें एक कंपाउंड की, कंपाउंड या तो वो एलिमेंट हो सकता है, एक एलिमेंट है तो वो एलिमेंट एटम्स से मिलकर बनेगा। एटम का एटॉमिक मास होता है, और एटॉमिक मास को हम या तो AMU में ज़ाहिर करेंगे, या तो हम उसे ग्राम्स में लिख सकते हैं। 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब ये आपको बताता हूँ कि हमने इनको 2 तरीके क्यों किए। फिर दूसरा टाइप आ जाता है कंपाउंड का, फार्मूला कंपाउंड्स। फार्मूला कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि फार्मूला यूनिट से मिलकर बनते हैं, और उनके मास को हम कहते हैं फार्मूला मास। अब फार्मूला मास को भी हम AMU में भी ज़ाहिर कर सकते हैं और ग्राम्स में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। फिर तीसरी टाइप है मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, और इनके मास को हम कहेंगे, यानी कि एक यूनिट, एक मॉलिक्यूल के मास को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम AMU में भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ग्राम्स में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। एंड लास्ट, आयनिक स्पीशीज़। आयनिक स्पीशीज़ में भी यही बात है। आयनिक स्पीशीज़ किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, इनका यूनिट क्या है, आयंस, और आयंस के मास को हम आयनिक मास कहेंगे। आयनिक मासेस को भी इसी तरह हम AMU में भी ज़ाहिर कर सकते हैं एंड ग्राम्स में भी ज़ाहिर कर सकते हैं। अब अगर हम इन सब के मासेस को एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास एंड आयोनिक मास, इनके मासेस को AMU में ज़ाहिर करें। अगर हम 1 मिनट में समझा देता हूँ आपको जी। अगर हम एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास एंड आयनिक मास, इनको AMU में ज़ाहिर करें, तो वो तो उनके एक यूनिट का मास होगा। लेकिन अगर हम उसी मास को ग्राम्स में ज़ाहिर कर दें, इन ग्राम्स, तो इट इज़ नॉन एज ग्राम एटम, ग्राम फार्मूला, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन रिस्पेक्टिवली। तो अब हम उन्हीं को एक ग्राम एटम, ग्राम फार्मूला, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन कहेंगे, एंड सिंपली वी कैन से देम ऑल ए मोल ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, ये बात बड़ी सिंपल है कि AMU रिप्रेजेंट करेगा किसी भी कंपाउंड के एक यूनिट का मास। इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ अ यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड।
जबकि अगर हम ग्राम्स में अगर ज़ाहिर कर दें उस मैस को, तो वो उसके उसी मैस को, तो वो उसके एक मोल का मैस ज़ाहिर करेगा। सिंपली में एक मोल। एक एग्जांपल है 18 AMU of H2O is equal to 1 unit of H2O, whereas 18 grams of H2O, it is 1 mole of H2O. It is not 1 unit, it is 1 mole of H2O, and in 1 mole there is 6.02 into 10 raised power 23 units of that compound. Is that clear? It's very simple if we concentrate. The second is on the basis of volume. अब अगर on the basis of volume हम मोल को डिफाइन करें तो मोल क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम सिर्फ गैसेस को ये मोल का कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए हमें ये कंडीशंस भी प्रेजेंट होंगी अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम कर रहे हैं कि हम एक मोल की बात करेंगे। और अगर तो एसटीपी है, एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि हमने पढ़ चुके हैं, विच इज़ स्टैंडर्ड हमारा जो रूम का टेम्परेचर है, इसको हम कहते हैं आरटीपी एंड इट इज़ एसटीपी। अगर एसटीपी में होगा तो 1 मोल is equal to 22.414 decimeter cube, and if there is RTP, then there should be 24 dm cube of any gas's volume. Then we will call it a mole of that compound or gas. 22.414 dm cube is also equal to 22.414 liter, क्योंकि अगर हम बात करें डीएम क्यूब की तो डीएम क्यूब 1 लीटर के बराबर है, और एक सीएम क्यूब 1 मिलीलीटर एमएल के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एंड ऑफ एन आइडियल गैस at STP is 22.414 decimeter cube and known as molar volume. ये कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। अगर हम STP पे रहें तो अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो हम कहेंगे कि ये गैस का 1 मोल है। ठीक है, दिस इज़ वेरी क्लियर कंसेप्ट। एंड इफ़ वी हैव आरटीपी, तो अगर 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम हो तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज़ 1 मोल ऑफ दैट गैस। अब तीसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स हम कह रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इजी एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट आल्सो, कि ऑन द बेसिस ऑफ number of particles, moles can be described on the basis of particles by Avogadro's number. Avogadro's number क्या है? Avogadro's number is the number of particles present in 1 mole of a compound. वो कंपाउंड एलिमेंट भी हो सकता है, कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, फार्मूला कंपाउंड भी हो सकता है, एंड आयनिक स्पीशीज भी हो सकती हैं। कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल, उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और वो नंबर क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस in 1 gram of an atom, 1 gram of a molecular compound, and 1 gram of an ionic substance. This is clear. And its value, वो कितने होंगे, नंबर क्या है? This is 6.02 into 10 raised power 23. ये आप सब जानते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए। एग्जाम्पल देख लें इसकी। 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि इसके 1.008 AMU is the mass of 1 unit of hydrogen atom, whereas if we represent them in grams, 1.008 grams of hydrogen is equal to 1 mole of hydrogen, and now it has Avogadro's number of hydrogen atoms.
which is 6.02 into 10 raised power 23 atoms of hydrogen. From this three bases we can conclude that mole is Avogadro's number of particles. Avogadro's number of particles या हम कह सकते हैं it is the number of atoms, molecules and ions in 1 gram atom of an element, 1 gram molecule of a molecular compound and 1 gram ion of an ionic substance. This is clear. आगे चलते हैं. So this is the formula. अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे हम MDCAT के लिए. MDCAT के लिए अब देखें हमें अब शॉर्ट तरीके चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी और बिल्कुल ठीक आंसर जल्दी बहुत थोड़े टाइम में निकाल लें. और जल्दबाजी की वजह से ये भी ना हो कि सवाल भी गलत हो जाए, क्योंकि एक एक नंबर कीमती है. तो हम शॉर्टकट्स के ज़रिए और मुख्तलिफ फार्मूलाज के ज़रिए हम इसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे. तो ये जो सामने आप फार्मूला देख रहे हैं स्क्रीन में, दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द मॉल रिलेटेड क्वेश्चंस इन MDCAT. क्योंकि ये जो फार्मूला नज़र आ रहा है इट इज़ द समराइज्ड वे टू लर्न टू सॉल्व द मॉल्स रिलेटेड क्वेश्चंस. अब इसमें देखें आप दरमियान में बिल्कुल सेंटर में मॉल को कंसिडर करें. इस पिक्चर को आपने अपने दिमाग में अपने जहन नशीन कर लेना है. अगर ये आपके दिमाग में चस्पा हो गई तो आपको मेरा नहीं ख्याल अगर पेपर में कोई सवाल आएगा तो उसमें कोई परेशानी होगी. आप जहन में आपको रिटर्न काम नहीं करना पड़ेगा, आप वैसे ही इसको हल कर लेंगे दिमाग के अंदर ही. तो देखें इफ़ mass is divided by molar mass then we have number of moles. ये सारे फार्मूलाज को हमने इकट्ठा कर लिया. तो अगर ये पिक्चर हमारे दिमाग में रह जाएगी तो हमें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा. तो देखें mass is divided by molar mass gives us number of moles, and second is volume. If we divide volume, given volume in the question, to the molar volume, then we also have number of moles of that compound which is given in the question. And second, number of particles which is given in the question. If we divide them into to the Avogadro's number Na, this is Na, then we also have number of moles. So this is very simple way to learn to check, to learn the way how to solve the mole related questions. हम कैसे मोल निकाल सकते हैं. अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको मैस दिया गया है किसी भी कंपाउंड का, तो आप उससे मोल निकाल सकते हैं सिंपली बाय डिवाइडिंग द गिवन मैस इन ग्राम्स बाय द मोलर मैस. अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है एट STP तो आप उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ 22.414 dm³. ओके, इसमें STP का होना लाजमी है. एंड इफ़ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो उसको हम सिंपली एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड निकाल सकते हैं. और अगर क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई मैस, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में कोई एक चीज़ दी गई है और नीचे से कोई दूसरी चीज़ पूछ ली गई है, तो उसका भी आसान हल है. अगर मैस पूछकर वॉल्यूम पूछा जा रहा है, मैस गिवन है और वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. आपने कॉम्प्लिकेट दिमाग को करने की कोई ज़रूरत नहीं, दिमाग में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपने जल्दी से क्या करना है, उसको मोलर मैस से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास आ जाएंगे. नंबर ऑफ़ मोल को आपने, अगर वॉल्यूम पूछा गया है तो नंबर ऑफ मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है. अब अगर मोल से आगे कोई चीज़ निकालनी है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस, मोलर वॉल्यूम या नंबर ऑफ़ पार्टिकल से. अगर हमने इन मैस, वॉल्यूम और नंबर पार्टिकल से मोल निकालने हैं तो हमने इन तीनों से डिवाइड करना है. अगर मोल निकालने हैं तो डिवाइड, अगर मोल से आगे ये दोबारा ये चीज़ें निकालनी है तीनों तो हमने मल्टीप्लाई करना है. तो अगर ये आपको याद रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी पेपर के अंदर
और प्रैक्टिस के में इसको ज़रूर याद रखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। एग्ज़ाम्पल देखें, अगर हम ग्लूकोज एग्ज़ाम्पल लेते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज, इसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। इसके अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं, कार्बन के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं? अगर हम एक मोल लेते हैं ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज के मोल में कार्बन के एक ग्लूकोज के मोल में 1 एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे और एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल के अंदर कार्बन एटम्स के 6 मोल मौजूद होंगे, तो लिहाजा 6 मोल्स को हमने एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। देखिए यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ़ मोल्स को हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। अब आगे देखें, यहाँ पर इसी तरह हमने घबराया नहीं, हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले कार्बन एटम के, जो कि बड़े इजी थे। हमें पता है कि अगर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 1 मोल है तो हमारे पास कार्बन एटम के 6 मोल होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो हमने सिंपली 6 मोल्स हमें पता था, उसको हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 Na पार्टिकल्स ऑफ कार्बन निकल आए। अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमने 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 × 10⁻23, जो कि इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह हाइड्रोजन के 12 Na पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, तो लिहाजा 12 × Na। ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स हैं, तो लिहाजा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 6 Na पार्टिकल्स होंगे। दिस इज सिंपल। एंड इफ वी वांट टू नो दैट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो कार्बन के 6 Na पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन के 12 Na पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन के भी 6 Na पार्टिकल्स हैं, तो टोटल 24 × एवोगाड्रो number of atoms are present in 1 mole of glucose. It is very simple if we know the previous formula. एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं, फिर अगले टॉपिक में जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला को जहन में रखेंगे। आपको अगर कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट ऑफ मोल के कंसेप्ट पता हैं, तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, आपने जल्दी दिमाग चलाएं और इसको हल करने की कोशिश करें। हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डज 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 कंटेन। अब हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन CH4। हमें CH4 के ग्राम्स बता दिए गए हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स बता दिए गए हैं, और हमसे हाइड्रोजन एटम के मोल्स पूछ लिए गए हैं। हमने घबराना नहीं है, हमने जिसके हमें नंबर ऑफ ग्राम्स मैस इन ग्राम्स दिया है उसका हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और फिर उसके अंदर हाइड्रोजन के जितने एटम होंगे उसने नंबर को हमने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैस इन ग्राम्स इज इक्वल टू 3.2 ग्राम, जो कि किसका मैस है, मीथेन का। मीथेन का मोलर मैस क्या होता है, सिंपल है, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो ये 16 हो गया। कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो 16 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए, 3.2/16। 3.2 को 16 से डिवाइड किया तो 0.2 मोल्स ऑफ मीथेन आ गए हमारे पास। अब मीथेन के 0.2 मोल्स हैं, लेकिन मीथेन के 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के 4 मोल्स होते हैं, तो लिहाजा 0.2 मोल्स ऑफ मीथेन में हमारे पास
0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 मोल्स ऑफ इंटू 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे। तो लिहाजा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स के हमारे पास मोल मौजूद है। हमने सिंपली क्या किया, हमने सबसे पहले मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर उसको हाइड्रोजन एटम्स के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए जो कि उसके एक मॉलिक्यूल में मौजूद थे, जैसे हमने पहले किया था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर इन 15.75 ग्राम ऑफ H2O। अब फिर इसी तरह ही है, हमारे पास मैथ इन ग्राम्स दे दिए गया है कंपाउंड का H2O। अब उसके हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता करने हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पता करने हैं, हमने घबराना नहीं, हमने सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। मोल्स के रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आए तो यहाँ तो नंबर मोल्स पूछे जाएंगे, अगर नहीं कुछ और पूछा गया तो नंबर ऑफ़ मोल्स को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी चीज़ से जो हमें चाहिए उसके हिसाब से, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें, मैथ इन ग्राम्स दिया गया है, मोलर मास H2O का आपको याद होना चाहिए 18, और नंबर ऑफ़ मोल्स क्या निकले, 15.75 को 18 से डिवाइड किया तो 0.8 मोल्स 0.8 मोल्स हैं। मैंने ज़रा इसको कैलकुलेटर से कर दिया, आप इसको अगर ज़ुबानी भी करें तो 0.8 निकलता है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हमारे पास H2O के, हमें चाहिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। तो हमने सिंपली अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल चाहिए तो हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, एवोगाड्रोस नंबर से। अगर हमसे वॉल्यूम पूछा जाता तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, मोलर वॉल्यूम से, अगर ST पे होता। अगर वो पूछता इसके मैथ्स तो उसने दिया गया, वो नहीं पूछ सकता था। तो यही बात है, अगर उसने अब पूछा है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो हमने सिंपली क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ़ मोल्स निकले हैं उसको हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैं तो समझाने के लिए आपको तो ज़रा लेट कर रहा हूँ, लेकिन आपने जब पेपर में करेंगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप इसमें 10 सेकंड 12 सेकंड के अंदर अंदर इस वालों को ऐसे कर लेंगे। ये प्रैक्टिस ही आएंगी चीज़ें। तो इट मीन्स 0.8 इंटू NaH2 मॉलिक्यूल्स आर देयर। इसको हल कर लेते हैं, 0.875 इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 is equal to 5.26 into 10⁻23. It is the number of molecules present, number of H2O molecules present there. तो ये concept of mole complete हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट अगला स्टिशियोमेट्री। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिशियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स में चलते हैं। It is a branch of chemistry which tells us quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical reaction, balanced chemical equation। इसमें हमने reactants और products का रिलेशन देखना है, और वो भी quantitative relationship, मतलब हमने क्वालिटेटिव नहीं देखना, क्वांटिटेटिव देखना है। हमने इनकी रेशियोज़ लेनी है आपस में, रिएक्टेंट्स के साथ, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट के साथ। इस तरह अगर हम रेशियोज़ लेंगे तो हमें एक अच्छी कैलकुलेशन ले सकते हैं। और उसका फ़ायदा क्या है, इसके कुछ केसेस हैं, इन केसेस के ज़रिए आपको समझ में आ जाएगी कि असल में स्टिशियोमेट्री है क्या। सबसे पहला केस ये है कि ये हमारे सामने एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया जा रहा है मीथेन अमोनिया का, N2 + 3H2 = 2NH3। ये सबसे पहला केस ये है कि स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस रिवर्सिबल रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती। रिवर्सिबल रिएक्शंस जब भी आएंगे तो हम उन पर स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि इन रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे होते हैं, तो हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स नहीं होती। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालना तकरीबन इम्पॉसिबल रह जाता है। तो लिहाजा हम स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस को
रिवर्सिबल रिएक्शंस पर अप्लाई नहीं कर सकते। केस 2 क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन बैलेंस्ड इक्वेशंस। अगर कैलकुलेशन पहले ही बैलेंस्ड है तो ये भी केस है कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को हम इस तरह, ये CO+O=CO2 बिल्कुल बैलेंस है, इसको भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते हम। केस 3 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि H2O फॉर्मेशन हो रही है, 2H2 + O2 gives us 2H2O। इसमें देखें, अब इसकी हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1 में हम सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्टेंट्स के बीच में रेशो क्या है। ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच में अब देखें H2 + O2, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O। हमने इन रिएक्टेंट्स के दरम्यान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालना है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि इन दोनों के आपस में मोल्स के अंदर रिलेशनशिप, मोल्स की रेशियोज क्या हैं। तो हमें पता चलता है कि ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे 2 आना था, H की 2 और O 1। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स के दरमियान मोल्स की रेशो क्या होगी? 2:1। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? रिएक्टेंट्स के आपस में मोल्स की रेशो निकाल ली। ठीक है, अब हमने क्या किया? स्टेप 2 इज कैलकुलेट रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हमने क्या करना है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में रेशो निकालनी है, जो कि बहुत अहम है। सबसे पहले H2 और H2O, हाइड्रोजन की और फिर H2O की, तो हमारे पास क्या रेशो आती है? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो 1:1 आई। फिर इसी तरह अगर हम O2 और H2O की रेशो निकालें तो वो क्या आएगी? 1:2। तो इसी के इन स्टेप्स के ज़रिए, ये स्टेप्स क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अब सोचने की बात यह है कि ये रिएक्टेंट्स, इनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स निकालने का फ़ायदा क्या है? तो इससे हम अननाउन क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं, और भी काफ़ी हैं। आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के सवाल कैसे आ सकते हैं। बीच में स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में आपको एक दो टर्म्स का पता होना चाहिए, जिसमें से एक ही है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज़ है? लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ द रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। अब ये ऐसा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये दो से ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा रिएक्टेंट जो कि पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, एक रिएक्टेंट होता है एक्सेस में, एक होता है लिमिटिंग में। लिमिटिंग रिएक्टेंट सारे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। वो कैसे कंट्रोल कर रहा होता है? हमें कैसे पता लगेगा कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है? हमें इससे पता लगेगा कि इट प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा होता है इन कंपैरिजन टू द एक्सेस रिएक्टेंट। और दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन। ये मुकम्मल तौर पर कंज्यूम्ड हो जाता है, इट इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन। जबकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एक्सेस में होता है, जो रिएक्टेंट वो ख़त्म नहीं होता, एक्सेस में ही रहता है। जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है सारा। तो इससे हम पता लग सकता है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। जब हमें पता लग जाएगा तो अब हम उसकी रेशो लेंगे प्रोडक्ट से, क्योंकि उसकी जो रेशो होगी वही सही हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताएगी। वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही कंट्रोल करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें, आप क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा कि इफ़ यू आर प्रोवाइडेड बाय 6 मोल्स, ये ऊपर वाली है लाइन, if you are provided by 6 moles of H2 and O2, how many water molecules are produced? देखें,
अब इसमें वही पुराना रिएक्शन है, H2 प्लस O2 गिव्स अस, ये मैं इसको साथ बैलेंसिंग कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा जी। ये रिएक्शन है हमारे पास, 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। अब वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास 6 मोल्स ऑफ H2 हों और O2 हों, यानी कि H2 के भी 6 मोल्स हैं और O2 के भी 6 मोल्स हैं, ठीक है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर इसके 2 मोल्स हैं और इसके 1 मोल है। तो अब हमारे पास जब अमाउंट है वो इसकी 6 है और इसकी 6 है, इसकी भी 6 है, इसकी अमाउंट हमारे पास डबल है, ऑक्सीजन की हमारे पास अमाउंट डबल है। सिंस 6 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ O2, इसके 6 मोल हाइड्रोजन H2 के 6 मोल्स ऑक्सीजन के सिर्फ 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और बाकी इसके 3 मोल्स एक्सेस में होंगे। इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि H2 इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इट इज़ कंज्यूम्ड earlier while O2 is in excess. So limiting reactant की रेशियो से हम पता चलेगा कि how many amount of water molecules are produced, ठीक है। हम अब H2 और H2O की रेशियो निकालेंगे, H2 6H2 प्लस 3O2 gives us 6H2O, ठीक है। हमारे पास अगर H2 के 6 मोल्स हों और O2 के 3 मोल्स हों, तो हमारे पास 6 मोल्स ऑफ H2 वाटर के 6 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि इसके बाकी 3 मोल्स कहाँ गए? वो हमारे पास एक्सेस में हैं, उसको उनके बाकी 3 मोल्स को रिएक्ट करने के लिए 6 हाइड्रोजन H2 के मज़ीद मोल्स की ज़रूरत है, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद है ही नहीं। लिहाजा इससे क्या साबित हुआ कि रिएक्शन को लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल कर रहा है, ना कि एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। O2 is in excess and limiting reagent decides the mole of product. एक्सेस में जो चीज़ है वो कभी भी मोल ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम ही नहीं है। अगला जो इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होता है यील्ड। यील्ड क्या चीज़ होती है? यील्ड इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट बना उसकी सारी अमाउंट हमारे पास क्या कहलाती है? उसकी हमारी केमिकल रिएक्शन की यील्ड। तो यील्ड दो तरह की होती हैं, एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड जो कि हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन से अमाउंट कैलकुलेट जब हम करते हैं, जो एक बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट की जाती है अमाउंट, वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड। जबकि वो यील्ड जो कि हम एक्सपेरिमेंट के बाद हासिल करते हैं, हम जो कि प्रैक्टिकली जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उससे हमें जो चीज़ हासिल होती है, जो प्रोडक्ट हासिल होता है, उसकी अमाउंट को हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है ड्यू टू सम एरर्स जो कि हमें पड़े हुए हैं, यहाँ पे इसके करना तो ज़रूरी नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ द परसेंटेज यील्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए। इस पॉइंट के लिए मैंने इसको पॉइंट को ज़रा एक्सप्लेन किया था। इस थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड के लिए ये फार्मूला में पता होना चाहिए। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले को ध्यान रखते हुए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? When 3 moles of H2 react with 4 moles of O2, 36 ग्राम of H2 is produced. देखें यहाँ पर इन्होंने 3 मोल H2 के 3 मोल्स को O2 के 4 मोल्स के साथ रिएक्ट करवाया, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है।
उससे हमें H2O के 36 ग्राम्स प्रोड्यूस हुए। तो जो प्रोड्यूस हुए ये अमाउंट हमारे पास क्या है, इट इज़ द एक्चुअल यील्ड। ठीक है, इट इज़ द एक्चुअल यील्ड। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का क्या फार्मूला था, परसेंटेज के यील्ड का फार्मूला था एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। लिहाजा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, थ्योरेटिकल यील्ड की। थ्योरेटिकल यील्ड हमें किस चीज़ से मिलेगी, थ्योरेटिकल यील्ड हमें मिलेगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी है, ये आपके सामने नज़र आ रही है। हमारे पास 3 मोल हैं H2 के और 4 मोल्स हैं O2 के। लेकिन 4 मोल्स मुकम्मल तौर पर रिएक्ट नहीं करेंगे, उसमें से सिर्फ 1 यानी कि 3/2 O2 O2 मोल्स रिएक्ट करेंगे मुकम्मल तौर पर हाइड्रोजन के H2 के हाइड्रोजन गैस के 3 मोल के साथ। और इनके रिएक्शन से कितने मोल्स बनेंगे हाइड्रोजन H2O के 3 मोल्स बनेंगे। देखें हमें कैसे पता चलेगा कि H2O के कितने मोल्स बने हैं। आपने एक्सेस अमाउंट को भूल जाना है। आपने जो इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आपने डायरेक्टली उसको देखना है कि बैलेंस इक्वेशन के अंदर उसका और जो प्रोडक्ट है उनके मोल्स का क्या रेशो है। उस रेशो को देखते हुए आपने पहले हमें हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको देखना है, फिर आपने देख लेना है कि उनका रेशो क्या था और उस रेशो के हिसाब से हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके मोल्स हमारे पास निकल आएंगे। हमें पता है कि इस रिएक्शन के अंदर H2O फॉर्मेशन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ जो मोल्स का रेशो है वो 1:1 है। ठीक है, तो 1:1 का मतलब क्या है कि जितने मोल्स लिमिटिंग रिएक्टेंट के हैं उतने ही मोल्स हमारे पास प्रोडक्ट के हैं। लिहाजा हमें इसको अगर हम ना भी करें तो हमें पता लग जाएगा कि H2O के 3 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन के भी 3 मोल्स होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, हमने हमारे पास मोलर मास भी इसका पता है 18 होता है। तो हमने क्या करना है, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम्स, 3 × 18 इज इक्वल टू 54 ग्राम्स। ये हमारे पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। जब हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई तो अब हमारे पास परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए सारा मटेरियल मौजूद है, डाटा हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो हम एक्चुअल यील्ड हमारे पास 36 थी जो कि हमारे पास पहले ही मौजूद थी, डाटा हमारा स्टेटमेंट के अंदर। हमने सिंपली क्या करना है, हमारे फार्मूला पुट करना है 36 × 54 × 100। तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 66% विच इज़ द परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड निकालने के बहुत सिंपल तरीके हैं। आप एक्चुअल यील्ड अगर दी गई है तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालें, थ्योरेटिकल यील्ड दी गई है तो एक्चुअल यील्ड निकाल लें। एक्चुअल यील्ड ज़्यादातर हर यानी कि ज़्यादा केसेस में एक्चुअल यील्ड दी गई होती है और थ्योरेटिकल यील्ड ही फाइंड करनी होती है। और वो फाइंड करने का तरीका को मैंने बता दिया शॉर्ट, कि आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको अगर पता है उसके अंदर इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है तो उसके रेशो से आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और उससे आप सिंपली अपना थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकते हैं उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द कंबशन ऑफ मीथेन। ओके, कंबशन ऑफ मीथेन इज़ एज, अब एक हमारे पास स्टेटमेंट आई है कि CH4 की हमने कि कंबशन करवाई तो 1 मोल CH4 का ऑक्सीजन गैस के 2 मोल से रिएक्ट करता है और हमारे पास CO2 का 1 मोल बनता है और वाटर के 2 मोल्स बनते हैं। ठीक है, वो आपने इन रेशियोज़ को बड़ा ध्यान से देखना है। अगर आपको इन रेशियोज़ पे ध्यान सही है तो आप सवाल को बड़ी जल्दी हल कर सकते हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा है इफ़ यू आर प्रोवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, हमारे पास मीथेन का वॉल्यूम दे दिया गया है
और उनसे हमारे से पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम की रेशियोज निकलेंगी। ठीक है, यहाँ पे हम मोल्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम देख लें। अब देखिए यहाँ पर हमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम बता दिया गया है और हमसे O2 और CO2 के वॉल्यूम पूछे गए हैं। तो इसका बड़ा सिंपल हल है, इसमें आपने घबराना नहीं है। इसमें आप देखें कि ये एक पॉइंट ध्यान में रखें, इन बैलेंस इक्वेशंस रेशियो ऑफ मोल्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अगर तो उनकी मोल्स की रेशियो सेम है तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे। अगर रेशियो सेम नहीं है तो उस रेशियो के हिसाब से हम वॉल्यूम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखें, हमें O2 का वॉल्यूम पूछा गया है तो हम सिंपली हमें जिस चीज़ का वॉल्यूम पता है उसके नंबर ऑफ़ मोल से इसके नंबर O2 के नंबर ऑफ़ मोल्स को कंपैरिजन कर लेंगे। तो इनके रेशो, इन दोनों के मोल्स की रेशो क्या है? 1:2। ठीक है, इन दोनों की रेशो 1:2 है। तो लिहाजा जो मीथेन का वॉल्यूम होगा O2 का वॉल्यूम उससे डबल होगा। तो लिहाजा मीथेन का अगर 10 cm³ है तो ऑक्सीजन का 20 cm³ होगा। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि हमने उनके मोल्स की रेशो को देखा। मोल्स की रेशो जो होगी वही उनकी वॉल्यूम की रेशो होगी, दोनों रेशोज बराबर होती हैं। और फिर CO2 के वॉल्यूम का भी पूछा गया है। अब देखें CO2 और मीथेन के दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स में रेशो क्या है? 1:1। ठीक है, तो 1:1 इन दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स में रेशो है। इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम मीथेन का होगा वही वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। ठीक है, तो CO2 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 10 cm³। इसमें देखें हमें कोई हल करना नहीं पड़ा इतना। अगर हमें रिलेशंस का पता है, अगर हमें इनकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स का पता है, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप्स का पता है, तो हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन को बड़ी इजीली और क्विक वेज में हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इफ 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ O2, अगर हाइड्रोजन गैस के हमारे पास कितने हैं नंबर ऑफ मैस इन ग्राम कितना है? 4 ग्राम। 8 ग्राम ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, देन हमसे पूछा गया है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। फिर पूछा गया स्टीम प्रोड्यूस्ड कितनी है। तो बड़ा सिंपल है, आपने घबराना नहीं है। इसमें स्टीम की बात की, स्टीम क्या होती है हमारे पास? H2O। तो ये वही रिएक्शन है आपके पास, वो H2O वाला प्लस O2 गिव्स अस H2O। ठीक है, अब ध्यान से देखें ज़रा यहाँ पे हमारे पास 4 ग्राम ऑफ H2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ग्राम ऑफ H2 का मतलब है हाइड्रोजन के 2 मोल्स। हाइड्रोजन के 2 मोल्स हमेशा ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे। और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने मोल्स हैं? ऑक्सीजन का हमारे पास 8 ग्राम्स है। 8 ग्राम्स का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का हाफ मोल है मेरे पास। इतना तो आपको पता है ना, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल इसका एटॉमिक मास होता है, जबकि O2 का होता है 32। तो लिहाजा ये 1/4 होगा, सॉरी। जबकि H2 का तो 2 होगा, 2.1, तो 4 ग्राम इसके तो 2 मोल्स हो जाएंगे। जबकि ऑक्सीजन O2 का 32 ग्राम होगा और इसके 8 ग्राम्स इसके बनेंगे 1/4 मोल्स। तो अगर 2H2 1/4 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो देखें यहाँ पर आपने एक और बात भी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा गया। लोग क्या करेंगे, जो जल्दी जल्दी वाले, वो देखेंगे कि
इनमें से ज़्यादा ग्राम्स किसके हैं, कम ग्राम्स किसके हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ये सोचा जाता है कि जिसके नंबर ऑफ जो थोड़ा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर तो हमें 4 ग्राम थोड़ी अमाउंट लग रही है, तो वो जल्दी से हाइड्रोजन को जिस तरह पहले भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा गया था यहाँ पर भी लिमिटिंग रिएक्टेंट लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं दिए, यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ़ ग्राम्स दिए हैं। अगर नंबर ऑफ़ ग्राम्स को नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट करें तो हमें पता लग रहा है कि हाइड्रोजन के H2 के 2 मोल्स हैं, जबकि ऑक्सीजन के 1/4 मोल हमारे पास मौजूद है। लिहाजा यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, O2, क्योंकि ये जल्दी कंज्यूम हो रहा है। 1/4 O2 जो है वो हाइड्रोजन H2 का सिर्फ एक मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और हाफ मतलब कि एक H2O एक मालिक्यूल बना देगा, और H2 है वो अभी हमारे पास एक्सेस में है, ठीक है। तो लिहाजा इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट O2, सिंस मोल्स ऑफ O2 0.25, ठीक है, मोल्स ऑफ H2 इज़ 2, सो O2 इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ में लग रही है बात की। यहाँ पर आपने नंबर ऑफ़ ग्राम से अंदाज़ा नहीं लगाना, आपने हमेशा नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ़ मोल से ही हमें पता लगता है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस में है, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स से ही हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ़ ग्राम्स को आपने देख के लिमिटिंग रिएक्टेंट का अंदाज़ा नहीं लगाना, ठीक है। इसकी एग्जांपल बहुत बड़ी ये है। दूसरा हमसे उन्होंने पूछा था कि कितनी स्टीम प्रोड्यूस हुई है। स्टीम का मतलब है कितने H2O मॉलिक्यूल्स मौजूद हुए, प्रोड्यूस हुए। तो वो हमें पता है कि जब 0.2 मोल्स हैं। अब यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट O2 है। O2 ही डिसाइड करेगा कि कितनी हमारे पास स्टीम बन रही है, ठीक है। 0.25 यानी कि क्वार्टर मोल ऑफ O2 take 2 times mole of H2 to form steam, so 0.5 mole of H2 is consumed। तो लिहाजा यहाँ पे थोड़ी ये, क्योंकि H2 के कितना होता है 2, तो लिहाजा हमारे पास 2 मोल्स हैं। 2 मोल्स H2 के एक ऑक्सीजन गैस के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं, ठीक है, 2 H2O के मालिक्यूल। अब अगर हमारे पास इसके 0.25 हैं तो इसके भी हाफ हो जाएंगे, ठीक है, हाफ नहीं होंगे बल्कि इसके डबल होते हैं इससे। इसका अगर एक है तो इसके 2 हैं, अगर इसके 0.25 हैं तो इसके भी डबल कम होंगे, इनके एक और फिर 0.5। समझ लग रही है। इनके रिलेशन को देखते हुए अगर यहाँ पर 0.25 हैं मोल्स O2 के, तो हमारे पास H2O कितने सिर्फ रिएक्ट करेंगे 0.5 मोल्स, बाकी के हमारे पास एक्सेस में रह जाएंगे। तो लिहाजा 0.25 ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज़ कंज्यूम्ड, लिहाजा टोटल स्टीम भी कितनी बनेगी 0.2 मोल्स 0.5 मोल्स, यानी कि हाफ मोल ऑफ H2O बनेगा हमारे पास। और हाफ मोल ऑफ H2O कितना होता है, हाफ मोल नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें सिंपली मोलर मास से, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स आ जाएंगे। मोलर मास क्या है स्टीम का 18 ग्राम पर मोल, 0.5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 ग्राम ऑफ स्टीम, यानी कि H2O। स्टीम से घबराना नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास दोनों निकला है, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी और स्टीम कितनी प्रोड्यूस हुई है 9 ग्राम्स, यानी कि हाफ मोल H2O का। नेक्स्ट टॉपिक है जी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी।
कंसंट्रेशन हमें पता लगती है, मोलैरिटी क्या होती है, इफ़ द मास इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो है, सबसे पहले इसको मैं समझा दूँ, मोलैरिटी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये चैप्टर के रिलेटेड ही है। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। और 1 dm क्यूब किसके बराबर है, 1000 cm क्यूब या 1000 ml। चलें इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको अब जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। अच्छा, अब हम इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका ये जो फार्मूला है वो याद करने वाली चीज़ है। इसमें ये चीज़ें यहाँ भी याद हुई तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। अगर ये भी चीज़ याद नहीं होती तो फिर मैं आपको एक और तरीके भी बता दूंगा शॉर्ट, जिससे आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स जिस सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके वॉल्यूम से, लेकिन वो वॉल्यूम डीएम क्यूब के अंदर होना चाहिए। अगर सीएम क्यूब के अंदर या मिलीलीटर्स के अंदर हुआ तो उसको हमने पहले डीएम क्यूब में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसको हमने मोल्स नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है। तो वो फिर हमारे पास आते हैं इसकी मोलैरिटी उस सोल्यूशन की। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। सिंपल ज़रा सी बात है, ऊपर मोल्स है नीचे वॉल्यूम है, तो इसके यूनिट भी होगा मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब इसके ज़रा केसेस देख लें आप। अगर हमारे पास 0.5 मोलर NaOH मौजूद है, हमारे पास 0.5 मोलर NaOH, आप ज़रा ध्यान से करें इसमें, देखें कि 0.5 मोलर NaOH का मतलब है कि 0.5 मोल्स ऑफ NaOH आर डिसॉल्व्ड इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इज दैट क्लियर कि 0.5 मोल ऑफ NaOH के 0.5 मोल्स, आधा मोल एक डीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व है। ठीक है, अब हमने पता करना है कि इसका मैस कितना है। तो आपने अगला दूसरा फार्मूला जो इसमें हमने याद करना है वो क्या है कि हमने अगर मैस पूछा गया है तो हमने उसको मोलैरिटी को उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, वही फार्मूला है कि अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स को हम मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास गिवन मैस आ जाता है, हमने फार्मूले में पढ़ा था। इसी तरह अगर मोलैरिटी को भी मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास मैस इन ग्राम्स आ जाता है, क्योंकि मोलैरिटी भी असल में नंबर ऑफ़ मोल्स ही तो हैं। ठीक है, तो इसी तरह 0.5 को अगर हम NaOH के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें विच इज़ 40, तो हमारे पास 20 ग्राम्स आ जाएंगे, विच इज़ द mass of NaOH इन दिस गिवन केस। केस 2 क्या है जी, केस 2 ये है कि अब ये इंटरेस्टिंग केस है आगे ये वाला और अगला, कि इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। अगर वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है, वॉल्यूम अगर हम एक तरफ सेम रखते हैं, ये देखें ये है वॉल्यूम हमारा बिल्कुल सेम जा रहा है, वॉल्यूम सेम रखें और मोलैरिटी को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मोलैरिटी हमारी देखें डिक्रीज़ हो रही है, तो जो मैस होगा सॉल्यूट का वो भी उसी प्रोपोर्शन के साथ चेंज होगा। अगर हम तीन चीज़ों में से एक चीज़ को, अगर हम वॉल्यूम को हम बिल्कुल कांस्टेंट रखें और मोलैरिटी को चेंज करते जाएं तो मैथ उस हिसाब से चेंज होगा। एग्जांपल देखें, अगर हम वॉल्यूम को 1 dm क्यूब पर फिक्स कर दें तो अगर मोलैरिटी 1 है तो मैथ 40 होगा। ये पिछली NaOH की एग्जांपल में 1 मोलैरिटी पे मैथ 40 होगा। अगर हम मोलैरिटी चेंज करें 0.5 पे, ठीक है, तो मैथ भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह आधा हो जाएगा।
अगर मोलैरिटी हो जाए 0.2 यानी कि 5वां हिस्सा, तो मास भी क्या हो जाएगा 40 का 5वां हिस्सा यानी कि 8। समझ में लग रही है? अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो मोलैरिटी और मास उस हिसाब से आपस में हम उनको हम उस हिसाब से रिलेट कर सकते हैं, कंपैरिजन करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ कांस्टेंट है। दूसरा क्या है कि अगर अगर हम अब मोलैरिटी को कांस्टेंट कर दें, फिर हम मास और वॉल्यूम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक के कम होने या ज़्यादा होने से हम दूसरी चीज़ को कम या ज़्यादा हो कर सकते हैं, कि यानी कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इतनी कम हो जाएगी, हो सकती है। मसलन अगर हम मोलैरिटी को अगर हम सेम कर दें और हम वॉल्यूम को चेंज करें, ठीक है, तो मास भी उस हिसाब से ही कम होगा। ठीक है, अगर हम मोलैरिटी 1 रखते हैं तो मास के कम करने से वॉल्यूम भी कम होगा, वॉल्यूम के कम करने से मास भी कम होगा। ठीक है, ये बात ज़हन में समझ में रखिए आपको मोलैरिटी के कंसेप्ट को। केस 4 अब ज़रा एग्जांपल आ गई है, यहाँ पर ज़रा ध्यान करें। अब हमने मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का आपको फार्मूला पता है ना, कि मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डी एम क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम इन डी एम क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया गया है 100 सी एम क्यूब, और हमने कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 100 सी एम क्यूब। ठीक है, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं, उनको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम से, सिंपल। ठीक है, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले जल्दी जल्दी। हमें पता है कि ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है 180। हमने उसके मास को मोलर मास डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया 0.005 मोल्स। अब हमने डिवाइड कर रहे हैं कि किससे, वॉल्यूम से, हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी सिंपल। लेकिन यहाँ पे पॉइंट याद रखने वाला क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है सबसे, वो ये है कि हमने वॉल्यूम को नीचे रखने से पहले उसको डीएम क्यूब में चेंज करना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। क्योंकि मोलैरिटी की बेस क्या है 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन, तो हमने हमेशा 1 डीएम क्यूब रख के फिर डिवाइड करना है। वॉल्यूम हमारा 500 सी एम क्यूब है। ठीक है, 500 है। 500 सी एम क्यूब, एक 1 डी एम क्यूब के अंदर कितने सी एम क्यूब होते हैं 1000 सी एम क्यूब। तो 500 सी एम क्यूब ज़ाहिर सी बात है हाफ डी एम क्यूब हो जाएगा 0.1, यानी कि यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, 1 मिनट। अगर 100 है, 100 सही था यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 कर दें। 100 है तो यानी क्या होगा 1 डी एम क्यूब का 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा यानी कि 0.1 डी एम क्यूब, 1/10, 10वां हिस्सा। ठीक है, 100 सी एम क्यूब का मतलब क्या है 0.1 डी एम क्यूब, 200 सी एम क्यूब का मतलब क्या है 0.2 डी एम क्यूब, 500 सी एम क्यूब का मतलब क्या है 0.5 डी एम क्यूब, 1000 सी एम क्यूब का मतलब क्या है कि 1 डी एम क्यूब। समझ लग रही है बात की? तो इसी की तरह से हमने पहले इनको डी एम क्यूब में चेंज कर लेना है। अब हम आराम से अपना मोलैरिटी का फार्मूला लगाएंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, नीचे वॉल्यूम इन डी एम क्यूब रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.25, और ये सोल्यूशन 0.05 मोलर है। हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगला टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि इसके एमडी कैट के लिए हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, थोड़े बहुत निकल आते हैं, तो वो भी हम इसमें क्लियर कर लेते हैं। वी कैन डिवाइड इट परसेंटेज वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 टाइप। इससे पहले हम देख लें परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन में हम किसी भी सोल्यूशन, अब देखें मोलैरिटी में हमने क्या किया था, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। ठीक है, एक डीएम क्यूब सोल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है, ये हमने निकाला। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर हमने क्या देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट 100 ml सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है। ठीक है, हाँ इसमें हमने 100 का हमने ज़हन में रखना है, वहाँ पे हमने पूरे 1000 का रखना है ज़हन में। इसका ज़रा हमारे पास वो दिमाग में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है बंदा यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन से
और मोलारिटी से, क्योंकि आगे इनके क्वेश्चन आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी, उससे बचना हमने। सबसे पहले इसकी टाइप्स देख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन 4 तरह की होती है, ठीक है। सबसे पहली परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वेट एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, पर अगर सबसे पहले हम अगर ये परसेंटेज कंपोजिशन स्टार्ट करें तो परसेंटेज कंपोजिशन मसलन एक अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम की, ठीक है। इसमें जो नोमिनेटर होता है ना, ये बटे के ऊपर वाली चीज़ होती है नोमिनेटर, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा सोल्यूट को, ठीक है। जब कोई भी हम परसेंटेज कंपोजिशन कर रहे होंगे, जो ऊपर वाली चीज़ है वो हमेशा हमारे पास ज़ाहिर कर रही होगी सोल्यूट को, ठीक है। जबकि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होती है वो रिप्रेजेंट करेगी सॉल्वेंट को, जिस चीज़ के अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व है। अब ये मैं बात कर रहा था, ये जो सॉल्वेंट है परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर उन्हें पता करना होता है कि कितनी अमाउंट, कितने परसेंट सोल्यूट 100 cm3 100 ml, ठीक है, 100 cm3 या हम 100 ml सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व है, उतने परसेंटेज कंपोजिशन उसकी सोल्यूशन की हो जाएगी। सिंपल इज दैट। द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन विल बी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो मैं बता रहा हूँ कि जो जिस एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो आएगी ना कि ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन इज़ 18, मसलन फ़र्ज़ करें लिखा हुआ है दिस सोल्यूशन इज़ 18% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर 100 यानी कि जो है वो 100 cm3 सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर 18 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व है। तो वो जो हमारे पास अमाउंट होगी ना परसेंटेज की, वो हमेशा अमाउंट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, जबकि जो सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो हमेशा हमें पता होती है, वो होती है 100 cm3, वो उतनी अमाउंट 100 cm3 के अंदर डिज़ोल्व है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 के अंदर कोई चीज़। लेकिन अगर देखें, ये तो बात होगी ना वेट बाय वॉल्यूम की या फिर वॉल्यूम बाय वेट की, लेकिन अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, मसलन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर वेट बाय वेट या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर जो ये डिनोमिनेटर है ये दोनों ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि सॉल्वेंट को। फिर जो डिनोमिनेटर है उसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों शामिल होंगे। इस बात को मैं आगे समझाता हूँ, इस चीज़ से समझ लें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इथानॉल का वेट बाय वेट 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन है, ठीक है। एथेनॉल का सोल्यूशन है हमारे पास 10% वेट बाय वेट। अब यहाँ पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि 10% 10 grams of ethanol is dissolved in 100 cm3 of solvent, नहीं 100 cm3 of solution, मतलब कि 10 grams of ethanol is dissolved in 90 grams of solvent। अब इन दोनों को मिल के 100 ग्राम बनना है, 100 cm3 बनाना है। इन दोनों ने मिलकर, अब अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हमें जो न्यूमिनेटर है, सॉल्यूशन है, वो दोनों मिलकर 100 बनाने हैं। अगर सेम नहीं है तो फिर नीचे वाला हमेशा क्या होगा, 100 होगा। देन सॉल्वेंट इज़ 90%, ठीक है। अब अगर बराबर है, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो सॉल्यूशन को शो कर रहा है, उसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर सॉल्यूशन को शो कर रहा है तो सोल्यूट तो हमारे पास 10 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो 100 हो, ज़ाहिर सी बात है 90 होगा तो ही 100 के बराबर होंगे। सो दैट सॉल्वेंट इज़ 90%, सो दैट डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 100।
उम्मीद है ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स, आप इसके क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि एमडीकैट में आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें 0.1 मोलर ग्लूकोज का ग्लूकोज का सोल्यूशन है। ठीक है, 0.1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है। अब हमने इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पता करना है। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं कि ज़्यादातर हमसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ही पूछेंगे या फिर वेट बाय वेट पूछेंगे। ठीक है, ज़्यादातर ये दो ही पूछते हैं। तो लिहाजा आपने जहन में इस तरह रखना, अगर वेट बाय वॉल्यूम है तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि इसमें सॉल्वेंट 100 cm³ है पक्का। ठीक है, और जो साथ परसेंटेज दी गई है वो हमेशा सोल्यूट की अमाउंट है। अगर सवाल के अंदर अगर कुछ दिया गया हो तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वेट बाय वेट है तो इसका मतलब क्या है, जो अमाउंट दी गई है वो और सॉल्वेंट की अमाउंट दोनों मिलाकर 100 है। ठीक है, लेकिन इस सवाल के अंदर जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमने निकालनी है, हमें गिवन नहीं है। हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें मोलैरिटी गिवन है। अच्छा, इसका सवाल को जल्दी करने का तरीका क्या है? 0.1 मोलर का मतलब क्या होता है कि 0.1 मोल्स आर डिजॉल्व्ड इन 1 dm³। इसका मतलब यही होता है ना 0.1 मोलर का। ठीक है, देखें 18 मोलैरिटी हमें क्या दी गई है कि 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। 0.1 मोल ग्लूकोज का क्या होता है, 18 ग्राम। 1 मोल इसका होता है 180 का, तो 0.1 क्या होगा, वो 18 ग्राम। इस तरह की कैलकुलेशन आपको ज़ुबानी कर आनी चाहिए, क्योंकि 180 का 0.1 पार्ट क्या हुआ, 18, उसका 10वां हिस्सा 18 ग्राम्स। 18 ग्राम ग्लूकोज कितने सोल्यूशन में, कितने सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, 1000 ml यानी कि 1 dm³। लेकिन हमने कितने में निकालना है, 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है 1000 ml के अंदर। लेकिन हमने क्या पता करना है, हमने पता करना है कि कितने ग्राम्स डिजॉल्व हैं 100 cm³ के अंदर, यानी 100 ml के अंदर। सिंपल इज़ दैट। 1000 के अंदर 18 ग्राम डिजॉल्व हैं तो 100 के अंदर कितने होंगे, 1.8। 1000 के अंदर 18 ग्राम्स हैं, 100 के अंदर 1000 से 100 भी आए हैं, यानी कि 10 गुना कम किया है, तो मैथ भी 10 गुना कम हो जाएगा। 18 ग्राम को 10 गुना कम करो तो क्या हो जाएगा, 1.8। तो 1.8% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन होगा। समझ में नहीं आया, एक तो दोबारा बता देता हूँ कि अगर 0.1 मोलर ग्लूकोज का सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ml सोल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व है, तो 1.8 ग्राम 100 के अंदर डिजॉल्व होगी। सारी सी बात है, दोनों को हमने 10 गुना दोनों को हमने डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो आंसर हमारा ये आ गया। एक और एग्जांपल देख लें, इससे आपको समझ में आ जाएगी। 0.2 मोलर यूरिया है, तो अब इसकी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगी, आप दोबारा देख लें, बिल्कुल वही तरीका। यूरिया होता है, यूरिया का मोलर मास क्या होता है, 60। तो 0.2 मोल ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर वही वाला कंसेप्ट है, 0.2 मोल ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। 0.2 मोल्स ऑफ यूरिया कितने होते हैं, 0.2 को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, 12 ग्राम। 12 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ml, तो कितने ग्राम्स 100 ml में डिजॉल्व होंगे, 10 टाइम डिक्रीज कर दो। ठीक है, 1.2 को 12 ग्राम को 10 टाइम डिक्रीज किया तो 1.2। देखें, ये अगर इन चीज़ों से आपने अगर देखा हो, ऑब्ज़र्व किया हो, तो पता लगेगा कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है अगर हम कुछ टेक्निक लगाएं। ठीक है, तो
ये सोल्यूशन था इसका। थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की है कि फर्स्ट ईयर के जो ये चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट, इसके जो टॉपिक्स एमडी कैट के अंदर आते हैं मैंने जो किए थे, यानी कि जो आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है एमडी कैट के रिलेटेड, वो आपको कवर करवाऊँ। इसमें मैंने थोड़ी शॉर्ट थ्योरी दी है ताकि और जो न्यूमेरिकल्स हल करने का तरीका बताए हैं उससे होप्स आपको मदद मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।